हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीटी का मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2020 का। उसके पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थोड़ी एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस है या कौन से नए नए क्वेश्चंस है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एंड सन्स इज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म engaged in manufacturing activity in the state of Rajasthan under GST. In the month of July, following transactions were undertaken by William and Sons. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट सेल्स की उन्होंने, जिसमें उन्होंने टोटल 10 लाख का माल बेचा है। और आउट ऑफ दैट सेल 5 लाख जो गुड्स है उस पर 28% GST रहेगा, और बाकी जो बचा हुआ 5 लाख है उस पर 18% GST पे किया। ओके। सेकेंड ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट परचेज की उन्होंने 10 लाख रुपए की, वो पूरा का पूरा 28% से GST पेबल है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए, जो इनपुट पे GST है वो 28% है और जो आउटपुट है उस पर 18%। तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का पॉइंट आ सकता है। सेकंड सी, William and Sons intended to transfer the business as going concern to Morgan and Sons on 31st July as per the terms of transfer. ठीक है, गोइंग कंसर्न है, अभी अमेंडमेंट आया है। अगर गोइंग कंसर्न से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस है, जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई GST लगेगा। और वहाँ पे टोटल एसेट्स 50 लाख रुपीज़ है और लाइबिलिटी 60 लाख रुपीज़। ठीक है। Point number D, William and Sons on account of such transfer paid gift worth rupees 50,000 to its 3 employees as reward towards. So आपको पता होगा, अगर कोई एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 से कम तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है। आगे दे रखा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर MS रिसीव द नोटिस फ्रॉम, MS कौन, जिनको उन्होंने गोइंग कंसर्न जब अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र किया है, रिसीव द नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटी फॉर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ GST ऑफ ₹5 लाख परटेनिंग टू द पीरियड बिफोर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय विलियम एंड सन्स। ठीक है, उनको नोटिस आ गया, उन्होंने नोटिस में लिखा है 5 लाख की लाइबिलिटी को भरो। सच लाइबिलिटी वॉज डिटरमाइंड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस को ट्रांसफ़र करने के बाद अकर हुई है। फॉर दिस पर्पज एज्यूमिंग दैट ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर ट्रांसफर्ड बाय विलियम एंड सन्स टू MS, सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज उनको ट्रांसफ़र कर दिए। द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई वॉज निल बाय विलियम एंड सन्स, उनके पास कोई बैलेंस नहीं था। नाउ GST इज एप्लीकेबल, जो भी है, CGST की रेट है 9, SGST की 9, IGST की 18। So अपने को all the amounts give the above are exclusive of GST wherever applicable. अब basis of the above situation we need to answer the following questions. So पहला क्वेश्चन है, the gross GST liability कितनी होगी of William and Sons for the month of July is। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। उन्होंने 10 लाख की टोटल सप्लाई करी है। ठीक है, और उसमें से जो 5 लाख का सामान है उस पर 28% का GST लगेगा और बाकी का 5% जो है उस पर 18% लगेगा। तो अगर 5% के हिसाब से 28% का निकालते हैं, 5 लाख के ऊपर 28% के हिसाब से GST निकालते हैं, तो वो आता है अराउंड 1,40,000, राइट। सो ये आ गया आपका 5 लाख के ऊपर। और जो सेकंड है 5 लाख के ऊपर, उसके ऊपर 18% के हिसाब से GST आ जाता है 90,000। सो 1,40,000 प्लस 90,000 इज 2,30,000। सो आंसर इज D इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू MS, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विद सेल्स एंड ट्रांसफर टू MS। अभी जब उन्होंने बिजनेस ट्रांसफ़र किया तो उनकी जो ITC थी
वो कितनी होगी, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 2,30,000, और हमने परचेज कितना किया था, 10 लाख रुपीज़ का। उसके ऊपर हमने 28% का जीएसटी पे किया है। सो अगर 10 लाख पे 28% के हिसाब से जीएसटी निकालता है तो वो आता है 2,80,000, और हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 2,30,000। सो हमारे बैलेंस जो बचा हुआ है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो है 50,000। सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 3। सपोज वहां पे कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, अगर वो एमएस को बिजनेस ट्रांसफर ही नहीं करते, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट lying in the input tax credit ledger, if any, which can be claimed as refund by William and Sons for the month of July। आप ये बोल रहे हैं कि अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था तो वो कितना रिफंड ले सकते थे। तो रिफंड का एक फॉर्मूला है। सो नेट आईटीसी कितना था, 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 इज द नेट आईटीसी। उसके ऊपर जो इन्वर्टेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो हमारा जीएसटी जो हमारी जीएसटी की रेट है उसमें इनपुट के ऊपर ज़्यादा और 5 लाख डिवाइड बाई हमारा टोटल टर्नओवर इज 10 लाख रुपीज़। अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो सप्लाई आई उस पर हमने कितना टैक्स भर दिया है, 90,000, राइट, 90,000, राइट। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे करेंगे, नेट आईटीसी 2,80,000 मल्टीप्लाई बाई 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा अराउंड 1,40,000 माइनस 90,000, बैलेंस बचेगा 50,000। सो एसएससी 50,000 रुपये के लिए रिफंड क्लेम कर सकता है, वो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। सो पहला आंसर है, इसका आंसर है ए, ₹50,000 अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, who is liable to discharge the liability of ₹5 lakh on account of notice received by MS in the month of September। तो अभी जो 5 लाख का नोटिस आया है वो लाइबिलिटी कौन चुकाएगा। सो अभी एक सर्कुलर आया है कि ये जो 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी है ये MS और WS दोनों जॉइंटली और सेवरली लाइबल होंगे पे करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। Question number 5. Suppose Williamsons and transfer the business as a going concern and transfer all assets and liabilities of such business for a lump sum amount of MS. The transaction shall be, so ये हमने पढ़ा, अगर गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करते हैं तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ये अमेंडमेंट है। सो दिस ट्रांजेक्शन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सो आई होप पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेसर्स KLM लिमिटेड इज अ लार्ज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड इन द महाराष्ट्र। उन्होंने सिंगल GSTN ले रखा है, मतलब उनकी कहीं पे भी जो ब्रांच होगी उसको उन्होंने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता रखा है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बता रखा, दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। Now they are engaged in the supply of books, letter cards, envelope, guides and reference material. Now KLM Limited has front office in Mumbai and Nagpur for receiving the orders. Orders are supplied to the front office or supplied to the recipient directly depending on the order from the workshop located at Nagpur. ठीक है। During the March 2020, KLM Limited receives a proposal for printing of ₹5,000 copies of the taxation books from a renowned author where only content will be supplied by the author। सो यहाँ पे कंटेंट किसने सप्लाई किया है, ऑथर ने, बाकी जो भी प्रोसेस होगी वो हमारा जो KLM लिमिटेड है वो करेगा। नाउ KLM लिमिटेड इज एग्रीड ऑन दैट सप्लाई बुक्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑथर। 2,500 copies were supplied from workshop to Nagpur front office and 2,500 copies to Mumbai front office where the author collect the books. Now, satisfied with the quality of books, author placed order of ₹10, also copies of 10,000 pieces of letterheads during April 2020. A design and logo was supplied by the author, ठीक है।
for printing. Due to the order, KLM Limited earned a handsome amount of profit and decided to gift for their performance. According to KLM Limited, gifted Android mobile phone worth rupees 36,500 to each of all his 45 employees. Okay. In relation to the above, answer the following questions. So जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल बुक्स बाय KLM लिमिटेड इज, अभी इस पे एक सर्कुलर आया है. उस सर्कुलर में लिखा है कि अगर आप गुड्स को, अगर आप कोई भी बुक्स ऑफ कॉपीज अगर किसी ऑर्डर मिला है और उसमें अगर आपको जो कंटेंट है वो ऑथर प्रोवाइड करा रहा है तो वो एक कंपोजिट सप्लाई होगी. बट उस केस में जो पेपर वगैरह यूज़ हो रहा है वो सप्लायर का होगा, ठीक है, वो रिसिपिएंट का नहीं होगा. इन दैट केस दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई. बट जो नेचर होगा सप्लाई का वो होगा सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स. Printing of books, in case of printing of books, this is a supply of service. So the correct answer is A. This is a composite supply and principal supply being supply of service. Now we are reading question number 2. Supply of letterheads by KLM Limited will be treated as. So in case of letterheads and other things, the nature of the supply is supply of goods, and this is also a composite supply. So the correct answer is B. You can read this circular in the supply chapter where everything is given, right? So answer of question number 1 is A, answer of number 2 is B. Now the question number 3. Distribution of mobile phone to employees by KLM Limited will be. अभी उन्होंने मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एम्प्लॉयज़ को. अगर कोई भी एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और वो 50,000 रुपये से कम होता है तो वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता. सो हम एक एक क्वेश्चन एक लाइन को पढ़ेंगे, देखेंगे. नाउ ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 बिकॉज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़ मोर देन 50,000. जो यहाँ पे 50,000 की लिमिट है वो हम पर एम्प्लॉय वाइज कैलकुलेट करेंगे, इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है. सेकेंड, नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई as para 2 of schedule 1 because value of the mobile phone is less than 50,000 per employee. So ये आंसर सही है क्योंकि ये सप्लाई नहीं है और यहाँ पे जो अमाउंट है पर एम्प्लॉय 50,000 से कम है. करेक्ट आंसर इज बी. बाकी ऑप्शंस को भी आप पढ़ सकते हो, सी और डी को, वहाँ पे 25,000 35,000 ऐसी कोई लिमिट है नहीं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 4. In relation to the taxability of the supplies of copies from workshop to front office, अभी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो ले रखा है सिंगल GST नंबर ले रखा है, ठीक है. तो सिंगल GST में अगर आप कोई गुड्स को दूसरे फ्रंट ऑफिस में भेज दो तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र होता है, सप्लाई नहीं होता, ठीक है. तो हम इसमें पढ़ेंगे एक एक स्टेटमेंट को, कौन सा सही है चेक करेंगे. Transfer from workshop to Nagpur front office will be treated as stock transfer, not liable to GST. However, transfer from workshop to Mumbai front office will be treated as branch transfer. नहीं, मुंबई के केस में भी ये स्टॉक ट्रांसफ़र होगा, तो ये गलत है. ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड मुंबई फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक ट्रांसफ़र बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन लाइबल टू GST. ये भी गलत है क्योंकि वहाँ पे GST तो लगेगा ही नहीं, वो स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है. नाउ द पॉइंट नंबर सी, ट्रांसफ़र फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस इन मुंबई फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक ट्रांसफ़र, यस, एंड नॉट लाइबल टू GST, यस, दिस इज नॉट लाइबल टू GST. सो द करेक्ट आंसर इज सी. और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी आर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ब्योमकेश मुखर्जी एंड सन्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. is engaged in the supply of taxable goods. He desires to take part in the trade fair to be held in state of Gujarat for supply of such goods. He does not have fixed place of business in Gujarat. Which of the following statement is correct in the context of obtaining registration in Gujarat? So यहाँ पे जो ब्योमकेश मुखर्जी एंड सन्स है वो एक रजिस्टर्ड है
वेस्ट बंगाल के अंदर, और उनको एक फेयर में, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है। सो जब ट्रेड फेयर का बात आता है तब वहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला पॉइंट आता है, राइट। उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, एडवांस में टैक्स जमा कराना पड़ता है, 90 डेज़ की वैलिडिटी आपको क्लिक हो रहा होगा। सो ही हैज़ टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द CGST। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, a person purchase new battery in the exchange of old battery. Balance payment of 3500 is in money. The price of the new battery without the exchange is 15,000. That is the open market value. Which one is the correct regarding GST liability for the transportation? Transactions. So the correct answer is C. That is GST payable on the open market value of the new battery, which is 15,000. चाहे उसने तय 3500 रुपये पे की हो, बट वो जो सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट की सप्लाई की वैल्यू कितनी है, 1500। सो उसको GST 15,000, उसको GST 15,000 पे करना पड़ेगा। Question number 5. Now the countervailing duty under section 9 of the Custom Tariff Act shall not be levied unless it is determined that. So इनमें से 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है जहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है। सब्सिडी रिलेट्स टू द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पे लगती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सब्सिडी रिलेटेड टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इम्पोर्टेड गुड्स इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल, यहाँ पे भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है। थर्ड पॉइंट, सब्सिडी इज कन्फर्ड ऑन ऑल पर्सन। ये जो ऑल पर्सन लिखा है यहाँ पे ऑल पर्सन होता है, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन होता है। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। सो जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, 1 और 2 इज द राइट स्टेटमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होती है वो कैलकुलेट करता है। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो हमारी जो मार्जिन ऑफ डंपिंग होता है उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होती। सो हायर ऑफ द मार्जिन डंपिंग, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। लोअर ऑफ द मार्जिन ऑफ डंपिंग, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर द GST एक्ट 2017। अब हम पढ़ेंगे, जब भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन आता है आप स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में कुछ भी आपको गलत चीज़ लगे वो आपका सही हो जाएगा। सो importation of architecture services of ₹1 lakh for construction of residential property used for personal purpose from unrelated party। ठीक है, अनरिलेटेड पार्टी है और वो कंसिडरेशन भी दे रहा है और उसको बिजनेस के लिए यूज़ भी, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल सर्विस है। Importation of architecture services free of cost, construction of office used for business purpose and to related person, ये भी एक टैक्सेबल सप्लाई है, डेफिनेशन में आती है। नाउ द इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी। अगर अपन अनरिलेटेड पार्टी को कुछ बिजनेस पर्पस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई? So the correct answer is C, right? If the taxable person has done the following act, inspection can be ordered. किस किस केस में? तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्रेशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द GST लॉ टू इवेट टैक्स। सो इन ऑल दीज 3 केसेस इंस्पेक्शन हो सकती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 3, ऑल ऑफ द अबव, राइट, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टैक्सेबल इवेंट कस्टम एक्ट के अंदर कौन सा होता है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, दैट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर द कस्टम एक्ट 1962। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सो यहाँ पे हमारे 9 के 9 MCQs कंप्लीट होते हैं। बाकी जो नीचे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो रिपीट हुए हैं या हमने पिछले हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी मॉड्यूल है उसमें से उठाए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सभी क्वेश्चंस देखे हैं
इसमें मुझे एक ही क्वेश्चन समझ में आया, जो है क्वेश्चन नंबर 4 नो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका सी पार्ट। तो वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट वो भी इतना कोई हार्ड नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा। कस्टम का क्वेश्चन है, रिफंड के लिए अप्लाई किया है उसने, तो काफ़ी इजी मॉक टेस्ट पेपर का पेपर है। सो आप लोगों को ये एक बार करके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो एंड आगे आपको अगर कोई और मॉक टेस्ट पेपर या कोई और सब्जेक्ट में किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।